सभी छात्रों का स्वागत। हमारे अतीत भाग 1 सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं का अध्याय 4 इतिहास आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना भाग 4। अभी इस अध्याय का ये अंतिम भाग है। हमने इसके पहले बिरसा मुंडा के बारे में देखा, जनजातीय समूह कैसे जीते, उनके झूम खेती, शिकारी, खाद्य संग्राहक और वो जानवर पालते थे। इसके अलावा उनके धार्मिक विश्वास किस प्रकार के थे। तो ये कई सारे मुद्दों को हमने ये भाग 3 में हमने देखे हैं। कुल मिला के इस अध्याय के हमने 4 भाग के ये अंतिम वीडियो है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि गोदरा औरतें बुनाई की कला करती हुई आप देख सकते हैं। ये गोदरा औरतें ये बुनाई और उसके बाद जो चीज़ें तैयार होती थी उसको बेचते थे। या और आप देखिए आदिवासियों का ये चटाई बुनाती हुई एक हजांग औरत। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वो खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी और काम करती थी। जैसा कि अपने मध्य भारत के बंगा आदिवासियों के बारे में देखा, वो दूसरों के यहाँ काम करने के लिए वो काम नहीं करना चाहते थे, वह अपने आप को अपमान महसूस करते थे। तो हर आदिवासियों के अपने अपने रूढ़ी परंपरा रीति रिवाज ये अलग अलग प्रकार के थे। अभी आप यहाँ देखिए ये व्यापार की समस्या क्या है। जैसा हमने देखा ये अलग अलग प्रकार के ये जनजातीय समूह वन उत्पादकों को इकट्ठा करते थे, जानवर पालते थे, खेती झूम खेती करते थे या कई स्थायी खेती करते थे। कई लकड़ी जो है वो वन उत्पादकों को वो बेचते थे। लेकिन 19वीं सदी में जनजातीय समूह ने देखा कि व्यापारी और महाजन जंगलों की ओर जल्दी मतलब ये बार बार आने लगे हैं, क्योंकि जंगलों की वन उत्पादक चीज़ों की उन्हें आवश्यकता पड़ने लगी है और इनका आना जाना काफ़ी बढ़ा। अब ये क्यों आते थे? वन उपज को खरीदने के लिए। आज जो आदिवासी थे जो विभिन्न प्रकार के काम करते थे, जैसा बुनाई का काम करते थे, रेशम कीट पालन करते थे, तो कई चीज़ों के लिए उनको भी पैसों की आवश्यकता थी। तो वह नगद कर्जा देने के लिए और या तीसरा काम था कि जैसा कि अंग्रेज़ों ने अलग अलग प्रकार के कानून लागू करने के कारण आदिवासियों को उन जंगलों से जो उनका निवास स्थान था वहाँ से उनको निकाल दिया था और इसलिए उनको मजदूरी पर जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। तो ये मजदूरी रखने के लिए इन बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, अब इसमें या हमको समझने के लिए आदिवासियों को कुछ समय लगा, क्योंकि वो इमीडिएट समझे नहीं कि ये महाजन जो है व्यापारी है, ये बार बार जंगल की ओर आ रहे हैं और यहाँ से कम पैसे में वो चीज़ों को खरीदकर अधिक मुनाफा कमाने लगे। तो उसका उदाहरण एक आप देख सकते हैं। रेशम उत्पादकों की स्थिति देखते 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में काफ़ी मांग थी, क्योंकि रेशम का उत्पादन और सूती कपड़े का उत्पादन, मसाले का उत्पादन भारत के अंदर होता था और ये चीज़ें यूरोप के अंदर नहीं होती थी, इसलिए उसकी मांग बड़े पैमाने पर यूरोप में थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादनों पर वह अधिक जोर देने लगे, क्योंकि उससे उनको अधिक पैसा मिलने लगा। अभी आप देखिए उनका जो आदिवासी थे इनका किस तरह शोषण इन लोगों ने किया। जो दिकू है उसमें व्यापारी है, साहूकार है, महाजन है, अंग्रेज है, ये सभी बाहरी दिकू लोगों ने उनका किस तरह शोषण किया और उनको कैसा जंगलों से बेदखल किया। और इससे जो बिरसा मुंडा की जो लड़ाई थी ये पूरे सिस्टम के खिलाफ थी। अभी रेशम कीड़े पालक आदिवासियों का शोषण किस तरह होता गया। वर्तमान झारखंड में जो स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले जो संथाल रेशम के कीड़े पालते थे, जैसा कि हमने देखा कोई जानवर पालते थे, कोई झूम खेती करते थे, कोई शिकारी खाद्य संग्राहक थे, कई वन उत्पादकों को बेचते थे। तो अलग अलग प्रकार की वो जीविकोपार्जन के लिए वो काम करते थे।
अभी रेशम व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे। अब ये और उनसे जो कृमि कोशक होते हैं, ये तूती तूती के पन्नों पर उन कीड़ों को ये किया जाता है, उससे रेशम बनता है। 1000 कृमि कोशों के लिए 3 या 4 रुपए आदिवासियों को मिलते थे। लेकिन जब ये रेशम को दूसरी जगह पर व्यापारी और बिचौलियों के द्वारा बेचा जाता था, तो ये बर्दवान और गया तो उसके 5 गुना कीमत पर उसको बेचते थे। मतलब 4 रुपए में 1000 कृमि कोशक दिए तो लगभग वो 20 रुपए में उसको बेचा जाता था। 5 गुना उसमें मुनाफा कमाते थे। आदिवासी और व्यापारी इनके बीच में काम करने वाले जमकर उसमें मुनाफा कमाते थे। अब ये आदिवासियों को मालूम नहीं था कि वो रेशम के कीड़े किनको दे रहे हैं। ये बीच के जो बिचौलिया है, जैसा कि जो रेशम कीड़े खरीदने वाला बड़ा व्यापारी, उनको ये मालूम नहीं था कि कौन से आदिवासियों के पास कृमि कोशों का उत्पादन हो रहा है। तो इसलिए ये बीज के बिचौलिया काफ़ी उससे मुनाफा कमाते थे। आदिवासियों को बहुत कम फायदा होता था और इसलिए इनके दुश्मन बाजार और व्यापारी, ये दोनों भी आदिवासियों के दुश्मन बने, क्योंकि जितनी वो बेचारे मेहनत करते थे उतना पैसा नहीं मिलता था। मेहनत के बगैर जो बीच के दलाल और एजेंट थे वो पैसा कमाते थे और ये उनके दुश्मन थे। अभी आप देखिए, अंग्रेजों ने नए नए प्रकार के कानून, वन कानून लगाने के बाद आदिवासियों को अपनी उपजीविका के लिए नए नए रास्ते उनको ढूंढने थे। जैसा कि आप देखिए, बिहार के कोयला खनि 1948 का एक चित्र आप देखिएगा। 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अब यह खदान में काम करने वाले ज़मीन के अंदर, या झारखंड में आता है, वहाँ पर काम करने वाले ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई पर बड़े बड़े वहाँ गड्ढे खोदे जाते थे और उसके अंदर से आज के जैसे टेक्नोलॉजी कोयला निकालने के लिए नहीं थी। इन लोगों को ये दम घुटू और अंधेरी खदानों में गहराई पर इनको काम करना पड़ता था और कई बार ऐसे खतरनाक हादसे भी उनके साथ होते थे, जो ऊपर की डगर नीचे आती थी और उसमें कई बार उनकी जान भी चली जाती थी। लेकिन 1920 के दशक में देश के कोयला खदानों में हर साल लगभग 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन आदिवासियों को जब उनके वनों से हटाया गया, बेदखल किया गया, उसके बाद उनको काम की तलाश में कहीं ना कहीं उपजीविका के लिए काम करना ही था। तो ये आदिवासियों का शोषण किस तरह हुआ। अब ये काम की तलाश में आदिवासियों को जाना पड़ा। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाली आदिवासियों की दशा और ख़राब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे। जैसा दार्जिलिंग है, आसाम है, वहाँ पर चाय बागान, अंग्रेज़ों ने वहाँ पर बागान खेती करनी शुरू की थी, चाय का उत्पादन लेना शुरू किया था। खनन उद्योग में ये भी एक उद्योग बना था। जैसा कोयला खदानों के अंदर काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी, आसाम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया। जो मजदूरी का काम था, जो काफ़ी शारीरिक मेहनत का काम था, ये आदिवासियों के द्वारा ही किया जाता था। और आदिवासियों को भी इन कामों की इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि उनको जंगलों से बेदखल किया गया था और इसलिए उनके सामने उपजीविका के लिए इस तरह के शारीरिक श्रम के बगैर कोई दूसरा काम नहीं था। और वो जितना काम कर रहे थे उतना उनको मेहनत या श्रम का पैसा नहीं मिल रहा था। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, इवन उनको अपने घर वापस भी लौटने नहीं देते थे। मतलब आप केवल काम काम काम, और काम इतना करने के बावजूद भी उनको अधिकतर पैसा नहीं मिलता था। तो इससे आप देख सकते हैं कि काम की तलाश में फिर आदिवासियों को इधर उधर भटकना पड़ा। अब यदि हम ज़्यादा और नज़दीक से इनका अवलोकन करते हैं तो 19वीं और 20वीं सदी के दौरान भारत के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी। अब एक ही समय में आप देखिए कि अंग्रेजों के सामने कई सारी जटिल समस्या, आदिवासियों के सामने कई सारी जटिल समस्या खड़ी हो गई। अंग्रेजों ने नए नए कानून बनाने के कारण
ये कानून जैसा जंगल को तोड़ना नहीं है, खेती नहीं करना है, जंगल में आप पहले जैसे आप इधर उधर घूमते थे, आप ऐसे घूम नहीं सकते। तो इसलिए इन बदलते कानून के कारण उनके रोजगार चले गए। इसके अलावा उनके व्यवहार पर पाबंदी, मतलब झूम खेती या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, वो भी उनके ऊपर रोक लगी। नए कर आ गए, टैक्स, जैसा कि उनको गाय के लिए टैक्स देना पड़ता था, वन में रहते उसका टैक्स देना पड़ता था। व्यापारी और महाजनों के द्वारा किए जा रहे शोषण, जैसा कि हमने अभी रेशम कीड़ों के बारे में उदाहरण देखा। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत की। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली का विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी तरह का विद्रोह था, मतलब सीधा बदलते कानून के खिलाफ, उनके ऊपर आदिवासियों के लगे पाबंदी के खिलाफ, नए और व्यापारी और महाजन इनका जो शोषण हो रहा था आदिवासियों का, उनके खिलाफ इनका आंदोलन था। अभी हमने बिरसा मुंडा के बारे में भाग 1 के अंदर भी हमने थोड़ा सा देखा है, उनका जो बचपन के बाद, जैसा कि इनका जन्म 1875 में, आप यहाँ देख सकते हैं बिरसा मुंडा का यह उनका चित्र। बिरसा मुंडा अपने समुदाय और अपने अनुयायियों को वो संबोधन कर रहे हैं और काफ़ी उनके शिष्य भी बन चुके थे। जैसा कि यह आप देखिए, बिरसा मुंडा का जो जन्म है 15 नवंबर 1875 में, जो छोटा नागपुर के पास जो मुंडा परिवार में हुआ, जो खूंटी जिले के उलिहातू गांव में जनजातीय समुदाय में हुआ। अभी आप देखिए, बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड में रांची के खूंटी जिले में जो उलिहाती गांव है वहाँ जन्मा, और उनकी प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वह चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने गए और इनका मन हमेशा अपने समाज के ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचता था। तो इसी तरह आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर 1854 में नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्रित करने का काम उन्होंने किया और अंग्रेज़ों से लगान जो लगाई गई थी आदिवासियों के ऊपर, उसके खिलाफ उन्होंने अपना आंदोलन छेड़ा। अभी आप देखेंगे कि उनके पिता काफ़ी गरीब थे, बाकी बच्चों का जैसा जीवन बीतता है आदिवासियों का वैसा ही उनका भेड़ बकरियां चराते थे, बांसुरी बजाते थे और स्थानीय अखाड़ों में जैसा कुश्ती खेलते थे, नाचते गाते थे। जो आम आदिवासियों का जीवन था वह इसी तरह का बिरसा मुंडा का ही था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से भेड़ों के आसपास के जंगलों में हुई, मतलब उनका पालन पोषण वहीं पर उनका जीवन चला गया। गरीबी के कारण उनके पिता को इधर उधर काम की तलाश में उनको भटकना पड़ता था। जैसा कि हमने देखा, जंगल कानून आ गए अंग्रेजों के द्वारा, जैसा कि अलग अलग प्रकार के कर लगाने लगे। इसके अलावा उनकी स्थायी खेती पर, भ्रमण जैसा कि घुमंतु खेती पर और शिकार पर, हर चीज़ पर पाबंदी लगाई गई। तो उनको रोजगार के लिए, उपजीविका के लिए नए काम ढूंढने पड़ने ही थे और इसी तरह उनके पिता को ही नए नए जगह पर घूमना पड़ा। बचपन में बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानी उनको सुन ली थी। जैसा कि उनके समाज के लोग जो है आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि पहले हमारे दिन कैसे थे और अभी ये दिन क्या आ गए, और उसके पहले जो कुछ उनके मुखिया हुआ करते थे उन्होंने जो विद्रोह का आह्वान करते थे, ये उनके लोगों ने और इन्होंने भी उसकी कहानियाँ बिरसा मुंडे ने देखी थी। अब यहाँ पर 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर दिया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की सजा हुई। बिरसा मुंडा के इलाके के लोग धरती की बाबा के नाम से उनको पुकारते थे और उनकी पूजा करते थे, और इन्होंने सबसे बड़ा काम सभी मुंडाओं को इकट्ठा किया। अब इनकी जो स्वर्ण युग की बात क्या है, बिरसा समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग दिकों के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। अब यह दिकों कौन है? ब्रिटिश, जो ब्रिटिश लोग हैं वो उनके दुश्मन हैं। जैसा कि दूसरे और उनके दुश्मन महाजन, साहूकार, बाहर के जो भी लोग उनके शोषण करने वाले हैं, इनके उत्पीड़न से
पूरी तरह आज़ाद यदि हम होते तो हमारा स्वर्ण युग आ सकता है, ऐसा बिरसा के समुदाय के लोगों को लग रहा था। सरदारों का कहना था कि एक बार उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। उनको विश्वास था कि हम जंगल में खुले आसमान में घूमेंगे, और वे खुद को इलाके के मूल निवासियों के वंशज मानते थे। आदिवासी यानी पहले से वहाँ पर निवास कर रहे हैं और इसलिए वो उनके वंशज है, और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुल्क की लड़ाई जैसा कि ब्रिटिशों के खिलाफ है तो अपने देश को आज़ाद करना है, और अपनी ज़मीन की लड़ाई है तो यहाँ की जो सिस्टम है जिन्होंने इनके ज़मीन के अधिकार छीन ले हैं, ऐसे लोगों से अपने अधिकारों को प्राप्त करना। वे लोगों को याद दिला रहे थे कि अपना साम्राज्य वापस पाना है। मतलब जो गए हुए लोग इधर उधर भटक रहे, काम करना पड़ रहा है, तो ये सब कुछ हम अपने जंगल के अंदर अपने अधिकार वो चाहते हैं। अब ये बिरसा मुंडा और उनका धर्म। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे और उन्हें मिशनरी उनसे उनको उपदेश सुनने का उनको मौका भी मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। मतलब एक उनको विश्वास आया कि वह दिन आ सकता है। जो बड़े बुजुर्ग से उन्होंने बातें सुनी थी, वहाँ भी उन्होंने ये बात सुनी, और अपने खोए हुए अधिकार वापस वो पा सकते हैं। जैसा ज़मीन उनकी चली गई वह वापस वह हासिल कर सकते हैं अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है। मतलब इनके लिए एक बात है कि आपको ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, तब आपको ये मुंडा समुदाय को स्वर्ग का साम्राज्य हासिल हो सकता है, उनके गए हुए अधिकार उनको वापस मिल सकते हैं। बाद में बिरसा ने एक जाने माने यानी विष्णु जी के उपासक धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्हें जनेऊ धारण किया, जैसा कि आप देखते हैं कि जो पंडित लोग जनेऊ धारण करते हैं, और उसमें शुद्धता और दया पर जोर दिया, यानी प्योर, और दूसरों के प्रति काइंड हार्टनेस, इस पर उन्हें जोर दिया। तो इस तरह आप देखेंगे बिरसा ने अपने समाज सुधारक आंदोलन किस तरह शुरू किए। बिरसा जब किशोर अवस्था में थे तो उनके जिन विचारों के संपर्क में वो आए थे उससे वे काफ़ी प्रभावित हुए। जैसा ईसाई धर्म के भी वो संपर्क में आए थे, जैसा वैष्णव उपासक उनके भी वो संपर्क में आए थे, और नए नए विचारों को आत्मग्रहण कर रहे थे, और उसमें से कौन सा क्या करना है उसके बारे में वो सोच रहे थे। बिरसा का आंदोलन अपने समाज को सुधारने का आंदोलन था। वह पढ़े लिखे नहीं थे, जंगल में घूमते थे, उनके लिए शिक्षा देना बहुत ज़रूरी था, और जब तक शिक्षा नहीं देती तब तक इनकी बुरी आदतें छूट नहीं सकती, और इसलिए उन्होंने मुंडाओं को आह्वान किया। क्या आह्वान किया? ये उनके पास बुरी आदतें थी, जैसा कि शराब पीना छोड़ दे। महुआ की जो शराब है वो पीते थे। गांव को साफ रखें, ये भी अच्छी बात थी। डायन और जादू टोने पे विश्वास न करें। डायन और जादू टोना क्या? जैसा कि अंधविश्वास, जादू के वो प्रयोग करते हैं, तो ये इस तरह का डायन और अंधविश्वास पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखना है, और ये जो है बुरी आदत है। बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा शैली का विरोध कर रहे थे, क्योंकि आदिवासियों की अपनी शैली थी, और ये बिरसा मिशनरी भी उनके जो चीज़ें हैं उनकी प्रचलित चीज़ें उसके विरोध में बोल रहे थे। और जो बाकी अन्य व्यापारी हो या हिंदू जो साहूकार हो या बाकी लोग जो वो भी उनके कम पैसे में चीज़ों को खरीदकर अधिक मुनाफा कमाते थे, उनकी ज़मीन को हड़पना चाहते थे। ब्रिटिश लोग अलग अलग प्रकार के कानून आदिवासियों के ऊपर लगाकर उनके अधिकारों को अधिकारों से वंचित कर रहे थे। ये सभी एक प्रकार से ये दिक्कू थे, और ये उनके बाहरी लोग। दूसरे शब्द में अभी बिरसा का अपने अनुयायियों को क्या आह्वान था? 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वह अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प करें। अब इसी पर आधार लेकर अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया, और जो हजारीबाग केंद्रीय कारागार है 2 साल की सजा उनको हुई। उनको आदिवासियों को भड़काने का आरोप उन्होंने लगा दिया। अब जो अतीत की एक ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे, अतीत यानी बीता हुआ समय,
मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। मतलब पहले अतीत का पूर्व मुंडा लोग सबसे अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। तटबंध बनाते थे, मतलब जहाँ पर पानी है उसको रोकते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। पेड़ और बाग लगाते थे, यानी पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाइए। जंगल हमारी संपत्ति है। पेट पालने के लिए वो झूम खेती हो या घुमंतु खेती हो, छोटी खेती भी करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। मतलब वो काल्पनिक युग हो, लेकिन अपने रिश्तेदार, बिरादरी, अपने समाज के लोग उनको एक दूसरों को नहीं मारते थे और ईमानदारी से वो जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें। मेरा बिरसा मुंडा चाहते थे कि जो लोग अपने जंगलों से बेदखल हो चुके हैं उसके लिए अंग्रेज़ों का विरोध आप करिए और अपने अधिकार ज़मीन के आप वापस लीजिए। एक जगह टिक कर रहे और उन्हें खेतों में काम करें। मतलब आप इधर उधर मत जाइए, आप एक जगह पर स्थिर रहिए। जैसा बिरसा का द्वीकों को विरुद्ध आंदोलन। अब ये द्वीको कौन थे वो भी हम देखेंगे। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, अब ये बिरसा मुंडा का आंदोलन था, मिशनरियों के विरुद्ध आंदोलन था। महाजनों के, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में वह मिर्सब मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि यह सभी लोग आदिवासियों के दुश्मन हैं। वो शोषण करते, उनके अधिकार उन्होंने छीन ले हैं। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं का, कष्टों का स्रोत मानता है। अंग्रेजों की भूनीतियों उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। मतलब अंग्रेज लोग आदिवासियों के अधिकार छीनकर जो उनकी परंपरागत खेती हो रही थी उसको खत्म कर रहे थे। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे। मिशनरी उनके परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। मतलब कुल मिला के ये सब के सब उनके दुश्मन थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। अभी आप यहाँ देखेंगे बिरसा के आंदोलन में परंपरागत प्रतीकों का और भाषा का उपयोग किस तरह किया। जब समाज के लोगों को इकट्ठा करना है तो आपको भावनिक और प्रतीक जो होते हैं उसको आपको सहारा लेना पड़ता है। तो उन्होंने ऐसा ही काम किया। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटते हुए गांव गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। उनके झंडे, उनकी भाषा, ये आह्वान कर रहे थे कि नेतृत्व में सारी साम्राज्य की स्थापना के लिए जो रावण, दिको और यूरोपीय, जैसा कि हमने अब देखा व्यापारी है, जैसा कि साहूकार है, तो इन सभी का उन्होंने हमारा जीवन तबाह कर दिया है। बिरसा के अनुयायी दिको और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों का निशाना बनाने लगे। मतलब दिको और बाहरी लोग जो है इनके जो भी प्रतीक होंगे तो उनको वो हमला करते थे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। अब ये बिरसा का मृत्यु सन 1900 में बिरसा के हैजे से मृत्यु हुई और आंदोलन ठंडा पड़ा। यह आंदोलन 2 महीने महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा कर सके। अब यह सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कानून लागू किए जिसके कारण आदिवासियों के संपत्ति पर आसानी से वह अपना कब्जा कर सकते थे और इसलिए ये काफ़ी नाराज़ हो गए। इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्हें अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों की प्रतीकों के जरिए इस काम का उन्होंने अंजाम भी दिया। तो इसी तरह ये आपका अध्याय समाप्त होता है और ये चारों भी वीडियो आप देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके चैप्टर के अध्याय के नीचे के प्रश्न आप पूरे कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।